हाय, दिस इज विवेक एनवाइरमेंट रैप चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। ठीक है जी। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। ठीक है जी। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। इससे पहले ऑलरेडी हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और ये जो 12वां चैप्टर है ना सर, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत बड़ा चैप्टर मतलब बहुत बड़ा चैप्टर। जैसे आपका जो स्टार्टिंग का नेशनल इनकम का चैप्टर था, वैसे ही सेम उसी की तरह बिल्कुल ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसके अंदर आपके न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार देखे जाएंगे। मतलब कि न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम के इतने ज्यादा नहीं देखे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, जितने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है जी। तो मेक श्योर करना कि आप ये वाला जो चैप्टर है पूरा अच्छे तरीके से कवर करके जाओ और अच्छे तरीके से समझ के जाओ। ठीक है जी। चलिए, ये जो सीरीज बन रही है ये बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम, बीए क्या बोलते हैं, बी कॉमर्स, बीए ऑनर्स, सबके बच्चों के लिए। बस आपका ये मेक श्योर करना कि आपकी बुक का नाम क्या हो, इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स। ठीक है जी। चलिए, और शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो इस सब्जेक्ट के, नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर लोगे। ठीक है सर। तो चलिए चालू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है 12वां, मतलब चैप्टर है 12वां, जिसका नाम है कीन्स मैक्रोइकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो कीन्स सर ने मैक्रोइकोनॉमिक्स में जो इक्विलिब्रियम बताया था कि इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचते हैं या फिर मल्टीप्लायर क्या होता है, उसके बारे में हम आज समझने वाले हैं। ठीक है सर। तो इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचते हैं इकोनॉमी, उसके बारे में आप समझेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हमें क्या समझना है, बस ये 4 पॉइंट। जैसे के साथ ही जैसे जैसे ही आपने ये 4 पॉइंट खत्म कर दिए, आपका पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। हर एक पॉइंट अपने आप में ही एक चैप्टर बन सकता है, इतना बड़ा कंसेप्ट है। तो इसलिए ध्यान से समझते जाना भाई। ठीक है। तो बस ये 4 पॉइंट करते के साथ ही आपका जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। एक बार चेक कर लो वीडियो बन रही है या फिर नहीं, कदे आवाज ही ना आए। हाँ भाई शुक्र है। चलिए, तो बन रही है वीडियो, शुरू होते हैं। आज का टॉपिक आता है सबसे पहला, इंट्रोडक्शन टू एडी और एएस, मतलब या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एडी एएस। तो आज समझेंगे कि एडी क्या होता है, एएस क्या होता है, इन सब कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है जी। तो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक्स इसलिए। तो बात आती है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और ये एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड समझने से पहले एग्रीगेट सप्लाई समझ लेते हैं। थोड़ा सा इजी कंसेप्ट है, जल्दी समझ में आएगा। नाम से ही पता चल रहा है क्या बोलते हैं, एएस का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इसको बोलते हैं एएस और इसका पूरा नाम है एग्रीगेट सप्लाई। क्या नाम है? एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल सर इतना। और इसका नाम है एडी, इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब ये एग्रीगेट जो सप्लाई है, इसका मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है किसी भी सामान को सप्लाई करना, किसी भी सामान को बेचना, इतना सिंपल। ठीक। अब सप्लाई का मतलब जब किसी भी सामान को बेचना है, तो यहां पे भी मतलब क्या होगा, पूरा देश कैसे किसी चीज की सप्लाई करता है, पूरा देश कैसे किसी चीज को बेचता है, बस उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। अब ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि पूरा देश कितनी सप्लाई करता है, कितना सामान बेचता है, बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। तो इजी क्या है, इजी कैलकुलेट करना है कि जितना सामान हमने बेचा, आपको सोचो जितना सामान हमने बेचा उतना ही तो सामान बनाया होगा। अरे जो सामान बनाया है वही तो बेचेंगे। हाँ जी। तो एक बार ये कैलकुलेट कर लो कि हमने कितना सामान बनाया, कितना सामान प्रोड्यूस किया, सिंपल। तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना सामान बेच रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बढ़िया, बहुत अच्छे। तो एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो आप बोल सकते हो आराम से, इट इज द सम ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड in the boundary of a country during the fiscal year। मतलब क्या है? मतलब है कि एक साल के अंदर, क्या कह रहा हूं, एक साल के अंदर एक कंट्री की बाउंड्री में, यानी कि एक देश की कंट्री के अंदर, एक साल में एक देश में जितना भी आपने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया, जितना भी आपने सामान बनाया, उसी को हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? जितना सामान बनाओगे उतना ही क्या करोगे, आप बेचोगे। और हाँ, एक चीज और, जितना सामान बनाया उतना ही सामान बेचा, जितना सामान बेचा उतनी ही हमें क्या मिलेगी, इनकम। सिंपल सर। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि एग्रीगेट जो सप्लाई है, कितना सामान हमने बेचा उतनी ही हमें क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। यानी एग्रीगेट सप्लाई हमेशा ही किसके बराबर होता है, वाई के। ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, सबसे पहला फॉर्मुला जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है भाई इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है तो फॉर्मुले याद करने पड़ेंगे। तो मैं धीरे धीरे आपको फॉर्मुला समझाते जाऊंगा और करवाते जाऊंगा। सिंपल। तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या होता है, जितना सामान हमने बनाया, जितना सामान बनाया उतना ही बेचेंगे, और जितना बेचेंगे उतनी हमें क्या मिलेगी, इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके बराबर होता है, इनकम के। आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं।
अब आपको मैंने ये भी समझाया है बचपन में कि जितनी भी हम इनकम कमाते हैं, जितनी भी इनकम कमाते हैं, क्या करते हैं? जेब में रख के घूमते हैं? नहीं जी, बस दो काम होते हैं, या तो हम इनकम को खा जाएंगे या फिर पैसे को बचा लेंगे। यानी कि अगर मैंने खा लिया तो उसको बोलते हैं सी मतलब कंजम्पशन। सिंपल समझना, बहुत अच्छे। और अगर मैंने इस खाया नहीं, पैसे को बचा लिया, तो उसको बोलते हैं एस मतलब क्या होता है? सेविंग। यानी कि हमने क्या सीखा, इनकम जो होता है वो सम के बराबर होता है किसके? कंजम्पशन और सेविंग के। तो दूसरा फॉर्मूला हमने अभी अभी ट्राई किया, अभी अभी याद किया, अभी अभी सीखा, क्या? y बराबर होता है c प्लस में s के। तो दो फॉर्मूले मैंने सिखा दिए, पहला as इक्वल टू y, दूसरा y इक्वल टू c प्लस s। आसान था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, एडी की बात करते हैं। एडी का मतलब क्या होता है? एडी मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड करना, मांगना किसी चीज को, सिंपल। और कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान किसी चीज की मांग कर रहा है या फिर कोई इंसान किसी चीज को खरीदता है? मतलब सीधे बात, जैसे अंबानी अडानी मान लो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, अपने घरों में टीवी लगा रहे हैं, अपने क्या बोलते हैं जमीनें खरीद रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि वो उस चीज की डिमांड कर रहे हैं? जो वो उस चीजों को खरीदने लग जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, तो अंबानी अडानी कौन से शेयर की डिमांड कर रहे हैं वो कैसे पता चलता है? जब वो खरीदते हैं उस चीजों को, समझे? तो डिमांड करना मतलब क्या होता है? जब आप उस चीजों को खरीदते हो। तो सीधी बात, देश में कितनी डिमांड की जा रही है वो कैसे पता चलेगा? देश के लोग कितनी चीजों को खरीद रहे हैं, उन चीजों पे कितना खर्चा कर रहे हैं, उसी से तो पता चलेगा। सिंपल सर, बढ़िया। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एक साल के अंदर, एक देश के अंदर जितना भी हम खर्चा करते हैं उसको क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई क्या था? जितना भी सामान हम बनाते हैं उतना ही तो बेचेंगे, तो जितना भी सामान बनाया एक साल में एक देश में उसको बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। और जितना भी हमने खर्चा किया एक साल में एक देश में उसको क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? आप बोल सकते हो इट इज द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर incurred on final goods and services during the fiscal year in the boundary of a country। सिंपल सा इतना, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप ऊपर नीचे कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, एक साल के अंदर, एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी हमने टोटल एक्सपेंडिचर किया, किसके ऊपर? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्या? एग्रीगेट डिमांड। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, देश में कितना हम खर्चा करते हैं वो तो देश के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है ना, देश पे कितना खर्चा किया जाए वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इकोनॉमी के ऊपर। और मैंने बताया भी रखा है आपको, इकोनॉमी कितने तरह की होती है? तो भैया जी इकोनॉमी होती है तीन तरह की। एक होती है टू सेक्टर इकोनॉमी, पता होगा, बहुत अच्छे। एक होती है टू सेक्टर इकोनॉमी, एक होती है थ्री सेक्टर इकोनॉमी, और एक होती है फोर सेक्टर इकोनॉमी। याद है जब हमने स्टार्टिंग में पहला दूसरा चैप्टर किया था तब मैंने आपको करवाया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, है ना, आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में। तब हमने सीखा था टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है। तो दिक्कत तो नहीं, बताया तो था भाई। एक होता है हाउस होल्ड, जहाँ पे लोग परिवार वाले रहते, खाते पीते मजे करते हैं। एक होता है फर्म, जहाँ पे लोग सामान बनाते हैं और उसको बेचते हैं। एक होता है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट लोगों को टैक्स वैक्स कलेक्ट करने का काम करती है और उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर जिसे हम बोलते हैं अब्रॉड, जिसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना? बस, तो जिस तरह के देश होगा उसी तरीके की हमारे खर्चे होंगे, सिंपल जी। तो यहाँ पे हम हमें सीखना है एडी कैसे निकलता है। तो एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, देश में कितना खर्चा किया जा रहा है। अब सोचिए, अगर देश होगा टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब बस खाली हाउस होल्ड और फर्म वाले, तो किस तरह के खर्चे होंगे? हाउस होल्ड का मेन काम क्या होता है? हाउस होल्ड वालों का मेन काम होता है खाना पीना और मजे करना। तो हाउस होल्ड का सबसे पहला खर्चा क्या आ जाएगा? कंजम्पशन, सिंपल। चलिए, फर्म का मेन काम क्या होता है? फर्म का मेन काम होता है सामान बनाना और उसे बेचना। यानी कि फर्म वाले क्या करते हैं? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। यानी फर्म की जो खर्चे होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो एडी का फॉर्मूला क्या बन गया? एडी का फॉर्मूला बन गया एडी इक्वल टू सी प्लस आई। सिंपल इतना। चलिए, वहीं पे अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी आ जाए, थ्री सेक्टर में कौन आ जाता है? गवर्नमेंट भी आ जाती है। तो टू सेक्टर वाला एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई तो रहेगा ही थ्री सेक्टर में, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के खर्चे और जोड़ने पड़ जाएंगे। और गवर्नमेंट के खर्चे क्या होते हैं? स्कूल बनवाने पे, हॉस्पिटल बनवाने पे, तो जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, वो सब भी हमको जोड़ने पड़ेंगे। किसके अंदर? थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बहुत अच्छे। तो ये था फॉर्मूला किसका? एडी का टू सेक्टर में। ये था फॉर्मूला किसका? एडी का थ्री सेक्टर में। फोर सेक्टर में एडी का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्थ सेक्टर में एडी में आ जाता है यहाँ पे क्या? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर आप कह सकते हो अब्रॉड, जिसमें हम क्या करते हैं? हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम करते हैं।
याद है बचपन में सिखाया था आपको। हाँ जी, तो बस यहाँ पे बाकी 3 सेक्टर वाला सी प्लस में आई प्लस में जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो तो सेम ही रहेंगे, प्लस में यहाँ पे जो विदेशों से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका बैलेंस भी यहाँ पे जोड़ना है आपको, यानी एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। तो ये बन गया एडी का कौन सा फॉर्मूला, 4 सेक्टर इकोनॉमी का फॉर्मूला। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हो गया आपका एडी का फॉर्मूला खत्म। आसान था ना, मुश्किल तो नहीं है ना कुछ, बहुत अच्छे। तो मैंने अब आपको 5 फॉर्मूले करवा दिए, पहला दूसरा, 2 तो एएस और वाई के, और ये बन गए आपके 2 सेक्टर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर। ये तीनों ही फॉर्मूले किसके करवाए मैंने, एडी के, एग्रीगेट डिमांड के। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना, बहुत अच्छा। एग्जाम में आपको 4 सेक्टर इकोनॉमी ना के बराबर ही देखने को मिलेगा, हाँ लेकिन अगर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, एक 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, जितना अभी तक करवाया उसमें से एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, मगर कौन सा, वो बोलेगा एक्सप्लेन द या फिर एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो सबसे पहले आपको एग्रीगेट डिमांड बताना है क्या होता है एग्रीगेट डिमांड, उसके बाद आपको फॉर्मूले बताने हैं एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले क्या है, फिर उसके बाद ये दिखाई दे रहे हैं ये कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। तो आपको समझाना है, सी मतलब होता है कंजम्पशन, जो कि एक हाउस होल्ड जितना भी कंज्यूम करते हैं चीजें, उन पे जो भी खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन, अपनी भाषा में लिखना है यहाँ पे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की एक्सप्लेनेशन देना, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की एक्सप्लेनेशन देना कि गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है स्कूल्स बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में, वो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट को जो भी इनकम मिलती है टैक्स में, रिसिप्ट्स में, और इन सबको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की रेवेन्यू, रिसिप्ट्स। ठीक है जी। उसके बाद एक्सपोर्ट बताना क्या होता है, इंपोर्ट बताना क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब है कंपोनेंट्स किसके, एग्रीगेट डिमांड के। ये क्वेश्चन पक्का आता है भाई, लिख लेना कहीं पे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। समझे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। देखो मेरा मेन पर्पस आपको ये चलते फॉर्मूले याद करवाना नहीं था, क्योंकि मैं तो न्यूमेरिकल करवा देता बिना फॉर्मूले के भी, ठीक है जी। लेकिन फॉर्मूले इसलिए याद करवाए कि कुछ कंसेप्ट हैं जो मेरे को आपको सिखाने पड़ेंगे, कुछ डायग्राम्स हैं जो आपको सिखाने पड़ेंगे, और वो डायग्राम तब तक नहीं समझ में आएंगे जब तक आपको फॉर्मूले ना पता हो, आपको इनके कंसेप्ट ना पता हो, ठीक है जी। चलिए, तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, उनमें 4 सेक्टर इकोनॉमी तो यूज करेंगे नहीं, ये भी 3 सेक्टर इकोनॉमी भी बहुत कम यूज करी जाती है। आपके एग्जाम्स में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 सेक्टर वाले आते हैं, और कई बार 3 सेक्टर वाले भी आ जाते हैं, ठीक है जी। तो 2 सेक्टर और 3 सेक्टर पे ही फोकस किया जाएगा डायग्राम बनाने के लिए भी, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आसान है, ठीक। चलिए जी, चालू करते हैं फटाफट से अपना टॉपिक। अब डायग्राम सिखाने आपको इन सबके। अब इन सबके डायग्राम बनाने से पहले एक बार छोटी सी टेबल बना लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए सारे के सारे कंसेप्ट, ठीक है जी। तो टेबल देखिए, सबसे पहले टेबल में हम बनाते हैं कॉलम्स। चलिए शुरू करें, ठीक, हाँ जी। सबसे पहला ये कॉलम बन जाएगा हमारा वाई का, ये बन जाएगा सी का, ये बन जाएगा एस का, उसके बाद ये वाला कॉलम बन जाएगा हमारा आई का, उसके बाद ये कॉलम बन जाएगा हमारा एडी का, और ये बन जाएगा एएस का, ठीक है जी। दिखाई दे रहा है ना सारा, चलिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है। अब समझना चालू करते हैं इनके नेचर कैसे होते हैं, इनके कंसेप्ट क्या होते हैं, समझिए। सबसे पहले बात करते हैं वाई की। वाई मतलब होता है इनकम, ठीक है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कभी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी ने आपसे काम करवा लिया और आपको पैसे नहीं दे रहा, वो कह रहा भैया बहुत होता है मेरे साथ, हमारे घर पे तो मेरी मम्मी रोज मेरे से खाना बनवाती है, भैया पैसे नहीं देती, समझे। मेरा भाई मेरे से असाइनमेंट बनवाता है, मेरे को पैसे नहीं देता। वो लड़के भी कह रहे हैं भैया जी बहुत जॉब पे ऐसा हुआ है कि 1 महीना 2 महीना काम कर लिया, वो पैसे नहीं देता, पैसे मांगते हैं पैसा नहीं देता, वो होता है, ऐसा होता है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में देखा जाए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रोइकोनॉमिक्स। मैक्रोइकोनॉमिक्स में जो बातें होती हैं वो कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म की बातें मतलब 1 साल में अगर आप काम कर रहे हो 1 साल से, तो होता है कि फिक्स आपको पैसा मिल ही जाएगा उसका, ठीक है जी। चलिए, तो जब भी बात करते हैं इनकम की, तो कभी इनकम ऐसा होता है कि इनकम कभी आपकी नेगेटिव में गई हो, यानी आपने काम भी करा और ऊपर से किसी को पैसे भी देके आ रहे हो, मतलब आपने काम भी किया उसके लिए और बदले में पैसे भी देके आ रहे हो, कह रहे हो सर थैंक यू आपने मेरे को काम दिया और लो जी इसके पैसे, सर मैं आपने मेरे को पोछा मारने का काम दिया, लो जी इसके पैसे। ऐसा कभी नहीं होता, यानी इनकम कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। सिंपल इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छे। इनकम कभी नेगेटिव नहीं होती। तो भैया इनकम जीरो हो सकती है क्या? हाँ जी, इनकम जैसे आपकी इनकम कितनी है अभी, आपकी जॉब नहीं लगी तो आपकी इनकम जीरो, और जिसकी जॉब लग गई है उसकी इनकम अच्छी खासी है, प्रॉफिट में है, वो सिंपल से प्लस में है। तो क्या भैया इनकम जीरो में हो सकती है? तो मैं बता रहा हूँ हाँ जी, इनकम आपकी जीरो हो सकती है। तो इनकम हर किसी की बेसिकली जीरो से ही चालू होती है। अच्छा भैया जीरो से चालू होती है तो क्या इनकम एकदम से बढ़ जाती है? नहीं जी, इनकम एकदम से कभी भी नहीं बढ़ती है। इनकम हमेशा बढ़ती तो है मगर वो धीमे धीमे, थोड़ा थोड़ी इनकम। पहले आप 50 रुपए कमाना सीखोगे, फिर 100 रुपए कमाओगे, फिर 150 रुपए कमाओगे, फिर 200 रुपए कमाओगे। इसी तरीके से इनकम जो है वो धीमे धीमे बढ़ती है। तो इनकम जीरो से होगी 50, 50 से होगी 100, 100 से 150 और 150 से 200। सिंपल, इनकम इस तरीके से बढ़ती है। चलिए बात करते हैं कंजम्पशन की। क्या कंजम्पशन कभी नेगेटिव होता है? क्या कंजम्पशन कभी नेगेटिव होता है?
क्या पूरे साल कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने पूरे साल कुछ ना खाया, बस काट ले जा रहे हो सॉरी, ठीक है, तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि पूरे साल कुछ नहीं खा रहे बस निकाले जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, तो यानी कि कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होता। तो भैया कंजम्पशन कभी क्या जीरो होगा? सोच के बताओ, कंजम्पशन कभी जीरो होगा? या पूरा साल कभी कुछ बिना खाए रह सकते हो? कह रहा भैया अघोरी बाबा रहते हैं, अरे वो भी खाते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं खाता जिंदगी में, वो रह ही नहीं पाएगा वरना। हाँ जी, तो क्या कंजम्पशन कभी जीरो होता है? नहीं जी, कंजम्पशन भी जीरो नहीं होता। जिंदा रहने के लिए बेसिक नीड्स को फुलफिल करना जरूरी है, तो इसलिए जिंदा रहने के लिए मनुष्य को खाना जरूरी है, बेसिक नीड्स में खाना जरूरी है, सिंपल से। तो अगर आपकी मान लो इनकम जीरो है तब भी आप कुछ ना कुछ खाओगे। जैसे एक छोटा बच्चा देखा है आपने कभी? हाँ जी, वो छोटा बच्चा भी बेसिक से कुछ पैसे नहीं कमाता, लेकिन पेरेंट्स उसको फिर भी खिलाते हैं, है ना जी। तो इनकम बेसिक से जीरो हो लेकिन आपका कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए 60 रुपए कम से कम खाना जरूरी है, तो इनकम बेसिक से जीरो, लेकिन फिर भी आप खाओगे, कंजम्पशन करोगे, चाहे चोरी करो चाहे कुछ भी करो, आप खाओगे, सिंपल। और ये वाला जो कंजम्पशन होता है, यानी जो इनकम ये जीरो लेवल पे कंजम्पशन पाया जाता है, इस तरह के कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटो। मैं बता रहा हूं, पढ़ाई पे फोकस कर लो, वरना या तो ऑटो चलाओगे या फिर मोमोज बेचोगे। क्या कह रहा हूं? या तो ऑटो चलाओगे या फिर मोमोज, मोमोज नहीं नोमोस, NOMOUS, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, सिंपल सर। और इसको डिनोट किया जाता है सी बार से। ये पूरी लाइन तो कंजम्पशन की है, लेकिन ये वाला केवल अगर ये वाला पॉइंट दिखाना हो तो इसको सी बार से दिखा सकते हो आप, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब वो कंजम्पशन जो इनकम के जीरो लेवल पे पाया जाता है। अगर आपकी इनकम जीरो है और मैं बोल रहा हूँ फिर भी आप खा रहे हो, तो कौन सा खा रहे हो? ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि गरीबी में खाना पड़ रहा है, जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए कम से कम जो खा सकते हो आप वो इतना खा सकते हो। अगर 60 रुपए से कम खाओगे तो मर जाओगे, ठीक है जी। तो बेसिकली वो चीज है। चालू करते हैं आगे। अच्छा, अब आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ने लग गई है ना। इनकम हर बार देखो 50-50 रुपए से बढ़ने लग गई। अब इनकम 50-50 रुपए से बढ़ने लग गई तो क्या कंजम्पशन नहीं बढ़ाओगे? भैया बढ़ाएंगे, आराम से बढ़ाएंगे। जब हम ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो हम खाएंगे भी ज्यादा। क्या जो 50 रुपए हमने एक्स्ट्रा कमाए क्या सारा पैसा खा जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्या अडानी अंबानी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या हम करोड़ों रुपए खा सकते हैं? वो नहीं, इतना खा ही नहीं सकते भाई। जितना पेट है उतना ही तो खा पाएंगे। हाँ जी, तो यानी कि अगर मान लो 60 रुपए हमारी इनकम थी तो धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी। यानी अगर इनकम हमारी 50 से बढ़ रही है तो कंजम्पशन 20-20 से, यानी 60 से कितना हो गया? अगली बार 80, अगली बार 100, अगली बार 120 और अगली बार 140। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात करते हैं सेविंग की। इसकी बात करते हैं सेविंग की। अब ये सेविंग क्या भला है? सेविंग के बारे में समझना है। समझिए सेविंग। सेविंग क्या होता है? सेविंग मतलब वो पैसा जो हमने बचाया। अब आप खुद सोचो, मैंने कमाए थे 0 लेकिन मैंने खर्च कितना कर दिया? 60 रुपए। कहां से खर्च किए होंगे? मैं तो कमाता ही नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी 60 रुपए खर्च करे। कहां से? वो पैसे मैंने मम्मी पापा की जेब में से निकाले हैं। यानी मम्मी पापा ने जो पैसे सेव किए थे उसकी उनकी सेविंग जो है वो मैंने माइनस कर दी, सिंपल। उनकी सेविंग को मैंने घटा दिया, यानी कि उनकी सेविंग क्या हो गई? माइनस। कितने रुपए से घट गई? 60 रुपए से, यानी कि सेविंग क्या हो गई इस टाइम पे? -60, सिंपल सर। और ये जो स्टार्टिंग की सेविंग होती है, जीरो लेवल पे जो भी सेविंग होती है, इस सेविंग को कहा जाता है ऑटोनोमस ऑटोनोमस सेविंग। और इसको डिनोट करते हैं एस बार से। क्या बोलते हैं इसे? एस बार। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए क्या हो गया। मैंने 50 रुपए कमाना चालू कर दिया, लेकिन मैं अभी भी कितना खा रहा हूँ? 80 रुपए खा जा रहा हूँ। 50 रुपए मैंने कमाए, लेकिन मैंने खा कितने लिए? मैंने 80 रुपए खा लिए। तो मैंने यानी कि एक्स्ट्रा मम्मी के पैसे से कितना निकाला? मैंने, हाँ जी, 30 रुपए और निकाले अपने खाने के लिए। 30 रुपए माइनस हो गई मम्मी की सेविंग। अगली बार में क्या हो रहा है? मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, 100 रुपए खा रहा हूँ, तो मेरे कितने रुपए बचेंगे? बिल्कुल भी नहीं बचेगा, मेरे 0 रुपए बचेंगे। 150 रुपए कमाए और 120 रुपए खा लिए, कितने बचे? 30 रुपए। 200 में से 140 गए, 60 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कुछ नहीं किया सेविंग के लिए, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला है? y इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कि ये जो सी यहाँ पे प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो इनकम में से कंजम्पशन घटाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको? सेविंग। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप इनकम में से जब कंजम्पशन घटा दोगे तो क्या बचेगा? सेविंग। तो मैंने सेविंग कैसे निकाला? y और c को माइनस करके, बस इन दोनों को घटाया, सेविंग आ गया। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया। अब एक बार इनका डायग्राम सीख लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो इनकम का डायग्राम कैसे बनता है? इनकम का डायग्राम कैसे बनता है बस वो समझना है। तो इनकम का डायग्राम देखो ऐसे बनता है। यहाँ पे मैं शो करूंगा इनकम, नीचे से दिखाऊंगा मैं जीडीपी, तो 0। अब देखिए, तो इनकम क्या होती है? पहले 0 थी, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बस आपको क्या बनाना है? इनकम का डायग्राम। और इनकम कैसे बनेगी? पहले 0 और धीरे धीरे बढ़ानी है। ये बन गई आपकी इनकम। आसान था? मुश्किल? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे। अब किसका डायग्राम बनाना है? कंजम्पशन का। कंजम्पशन का डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखिए, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कंजम्पशन और यहाँ पे दिखाऊंगा मैं जीडीपी, सिंपल। अब कंजम्पशन का डायग्राम कैसे बनता है? क्या कंजम्पशन कभी नेगेटिव होता है? नहीं। कंजम्पशन कभी 0 होता है? नहीं। हमेशा पॉजिटिव होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। तो बस आपको कंजम्पशन पॉजिटिव से चालू करना है, मतलब मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ और इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे। तो ये बन गया कंजम्पशन। और ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था जहां से चालू हुआ है, इसको हम बोलते हैं सी बार।
ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि वहां पे इनकम का लेवल क्या था, जीरो। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि यहाँ पे इनकम का लेवल क्या है, जीरो। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, बात करते हैं सेविंग की। अब सेविंग का डायग्राम कैसे बनेगा भैया, तो भैया सेविंग का डायग्राम ना थोड़ा सा ऐसे बनाना, ये हो गया जीरो, यहाँ पे बनाऊंगा मैं सेविंग और यहाँ पे दिखाऊंगा मैं जीडीपी, सिंपल। अब देखिए, क्या सेविंग नेगेटिव होती है, हाँ भैया नेगेटिव होती है। क्या जीरो होती है, जीरो भी होती है भैया। फिर पॉजिटिव होती है, हाँ जी पॉजिटिव भी होती है। यानी सेविंग जो है वो नेगेटिव से चालू करनी है, तो सेविंग नेगेटिव से चालू होती है, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, ये बन गया आपका सेविंग। तो स्टार्टिंग में क्या थी, नेगेटिव, फिर क्या हो गई है, जीरो, और उसके बाद क्या हो गई है, पॉजिटिव, सिंपल। तो ये डायग्राम है इनकम का, कंजम्पशन का, और ये किसका डायग्राम है, सेविंग का। ठीक है जी, एक बार नोट कर लो भाई फटाफट, फिर आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आता है आई, और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या कोई भी एक इंसान क्या बार बार किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करता है, नहीं जी, ये इन्वेस्टमेंट और शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। अच्छा, मैं बात दूसरों की नहीं कर रहा, अपने हिंदू धर्म की बात कर रहा था फिलहाल। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो जिंदगी में क्या होते हैं, एक बार होती है, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो बस अगर मैंने कभी जिंदगी में 60 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, क्या मैं बार बार इन्वेस्ट करूंगा, नहीं जी, मैं बार बार नहीं करता। इन्वेस्टमेंट वही रहती है हर बार कांस्टेंट। वो अलग रेयर केसेस होते हैं जहां पे मेरे को इन्वेस्टमेंट में चेंज करना पड़ता है, वरना बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। समझ में आया, बहुत अच्छे। अब इन्वेस्टमेंट का डायग्राम कैसे बनेगा, तो भैया जी इन्वेस्टमेंट का डायग्राम बहुत सिंपल है, कैसा, ऐसा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, नीचे जीडीपी, इन्वेस्टमेंट और हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये बन गई इन्वेस्टमेंट का डायग्राम, सिंपल तरह। आगे चलते हैं, बात आती है एडी का। देखो एडी का मैंने अभी अभी आपको फॉर्मुला सिखाया, क्या फॉर्मुला है एडी का, सी प्लस आई। तो बस जो आपका कंजम्पशन है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, बस इसको जोड़ दो, आपका आ जाएगा एडी। तो कितना आ गया, 60 और 60 120, फिर 140, फिर 160, फिर 180, फिर 200, सिंपल। तो ये बन गया आपका एडी का डायग्राम। तो आपको कुछ नोटिस हो रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है कि एडी और जो कंजम्पशन है बिल्कुल सेम है। देखो ध्यान से, कह रहा भैया पागल हो गए, भैया को कुछ समझ में नहीं आ रहा, भैया आंगा वांगा कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, एडी और कंजम्पशन सेम है बिल्कुल। हाँ, बस थोड़ा सा फर्क है, क्या कि जो एडी है ना, एडी की हर वैल्यू कंजम्पशन से 60 बड़ी है। कह रहा होगी क्यों नहीं, कंजम्पशन जो है उसमें आपने जब इन्वेस्टमेंट जोड़ा, इन्वेस्टमेंट की सारी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, 60 बड़ी होती है, तो एडी भी तो 60 बड़ा ही होगा। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो कंजम्पशन की सारी वैल्यू है ना, वो एडी से 60 छोटी है, या फिर मैं ऐसे कह दो कि कंजम्पशन मतलब एडी की सारी वैल्यू कंजम्पशन से क्या है, 60 बड़ी है। यानी डायग्राम एडी का बिल्कुल सेम बनेगा कंजम्पशन की तरह, डायग्राम एडी का बिल्कुल कंजम्पशन की तरह सेम बनेगा, बस थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, यानी 60 रुपए ऊपर बनेगा एडी। ये कैसे निकला, सी प्लस आई करके, ये जो कंजम्पशन था इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट को जोड़ा, और ये जो इनका डिफरेंस है ये हमेशा क्या रहेगा, इनका डिफरेंस हमेशा रहेगा कांस्टेंट, इनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। क्यों, क्योंकि जो इनका डिफरेंस है वो किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है आई को, इन्वेस्टमेंट को। सुन मैं वही तो बता रहा हूँ, देखो एडी का फॉर्मूला क्या था, एडी का फॉर्मूला है सी प्लस में आई। अब सी इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एडी में से जब आप सी को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, आई। यानी जो एडी और सी है इनका डिफरेंस किसको शो कर रहा है, आई को। तो इनका डिफरेंस किसको शो कर रहा है, आई को, और आई हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, इसलिए इनका डिफरेंस भी क्या है, हमेशा कांस्टेंट। तो मैं पक्का, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, अब मैंने आपको सिखाया था एएस के बारे में। एएस मैंने बताया स्टार्टिंग में ही किसके बराबर है, वाई के बराबर होता है। तो जो आपको वाई दिख रहा है बस सेम लाइन उतार दो एएस में भी, तो 0 50 100 150 और ये हो गया 200। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बढ़िया। और ये जो आपने वाई का डायग्राम सीखा था इसी में लिख दो कि ये डायग्राम ही किसका है, एएस का। तो यहाँ पे आपने एएस का डायग्राम भी बना लिया और यहाँ पे आपने एडी का डायग्राम बना लिया, सिंपल से। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे के सारे डायग्राम जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे। अच्छा एक चीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी मानते हैं सर कांस्टेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट को माना गया है ना कांस्टेंट, वो ज्यादातर चेंजेस नहीं होती है ना, वैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी हम कई बार क्या मानते चलते हैं, कांस्टेंट। तो मान लो कहीं पे 60 रुपए है तो ये भी हमेशा क्या रहेगा, 60 रुपए, सिंपल। तो अगर एडी बनाना चाहते हो 3 सेक्टर इकोनॉमी का, ये एडी कौन सा है, 2 सेक्टर का, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट है। अगर 3 सेक्टर का बनाना चाहते हो एडी, तो ये थोड़ा सा और ऊपर बन जाएगा, ये एडी आ जाएगा 3 सेक्टर का, सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है जी। ये बन जाएगा आपका एडी कौन सा, 3 सेक्टर इकोनॉमी का। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना, मतलब सेम मान के चलना, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सेम बात होती है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी और बहुत सारी चीजें अभी सिखानी बाकी हैं इस कंसेप्ट के अंदर। अभी मेरे को सिखाना है एपीसी एपीएस, ये सब कंसेप्ट क्या होते हैं, और फिर मेरे को सिखाना है कि इन सब में रिलेशन क्या है उनके बारे में, जिसके लिए मेरे को मिटोना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने आपको अलग अलग डायग्राम सिखाए थे बनाने, ठीक है। अब मैं इन सभी डायग्राम को एक बार एक डायग्राम के अंदर कंसेप्ट में समझाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं ये सारा मिटाने जा रहा हूँ। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। चलिए साइड हो रहा हूँ मैं, जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लेना, ठीक है जी।
हाँ जी, शुक्र है। तो चालू करते हैं सर। अब हमको समझना है कि सारे ही सारे डायग्राम एक अगर डायग्राम में बनाया जाए, एक साथ बनाया जाए तो फिर कैसा दिखाई देता है वो डायग्राम। ठीक है सर, चलिए तो सबसे पहले चालू करते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाऊंगा, और यहाँ पे अब मैं सिखाऊंगा आपको ये चलते रिलेशन दिखाने के लिए ना भाई दो डायग्राम बनाने जरूरी होते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है सर, और बस ठीक है, नीचे जीडीपी इधर आ गई, इधर भी जीडीपी आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैं सिखाऊंगा आपको इनकम के बारे में कि इनकम कैसी होती है। उसके बाद आप सीखोगे एएस के डायग्राम, उसके बाद एडी का डायग्राम, और यहाँ पे कंजम्पशन डायग्राम। 4 डायग्राम बहुत ऊपर। ठीक है, चलिए शुक्र है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। मैंने इनकम का आपको डायग्राम दिखाया, जीरो से चालू होता है और लगातार बढ़ता है। तो याद रखना, जीरो से चालू होता है इनकम का डायग्राम और लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ता है। इसको बोलते हैं वाई। और जैसा वाई होता है सेम उसी तरीके से क्या बोलते हैं उसको भी, एएस। तो वाई को ही क्या बोलते हैं, एएस। और याद रखना ये बात भी कि जो ये एंगल होता है ना, ये जो इनकम वाली लाइन है, ये हमेशा इसको ओरिजिन को 45 डिग्री के एंगल पे बनाती है। मतलब 45 डिग्री का एंगल बना के जाती है लाइन। इसको इसलिए बोलते हैं 45 डिग्री लाइन। क्या बोलते हैं इसे, 45 डिग्री लाइन। आगे चलो, ठीक। अगला टॉपिक का नाम आता है कंजम्पशन। अब कंजम्पशन का डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिए थोड़ा सा ऊपर करके, क्योंकि वो कभी नेगेटिव होता नहीं, कभी कंजम्पशन जीरो होता नहीं, तो थोड़ा सा ऊपर करके बनाना है और धीमे धीमे बढ़ाना है। तो धीमे धीमे बढ़ाने का मतलब ऐसे, ये बन गया आपका सी। तो दिक्कत नहीं, कंजम्पशन। आगे चलो, ठीक। अगला टॉपिक का नाम आता है एडी। एडी का डायग्राम थोड़ा सा और ऊपर बनता है, और उसको बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर से तैयारी करना चालू करना। जैसे ये वाला टॉपिक यहाँ पे था, ये वाला टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा। ये बन गया आपका एडी। एडी का डायग्राम यानी कि सी प्लस आई, ये एस। ठीक है, बस हो गया। अब नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होती है, इन्वेस्टमेंट भैया हमेशा कांस्टेंट होती है, इसलिए उसको यहाँ पे बना देते हैं ऐसी, मतलब सीधी। ये रही इन्वेस्टमेंट, सिंपल है ना। अब चालू करते हैं। अब लास्ट हमारा रह गया सेविंग। अब सेविंग बनाना सबसे मुश्किल बात है और सबसे ज्यादा बच्चे इसी में गलती करते हैं। अब सेविंग का डायग्राम कैसे बनाओगे, तो उसको बनाने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। क्या आपको ये लाइन दिख रही है, इनकम वाली लाइन। इनकम वाली लाइन को ना दो लाइनें काटती हुई जा रही हैं, दिखाई दे रहा है, कहां कहां पे काट रही हैं। तो भैया हमने देखा ये वाली लाइन एक तो इस जगह पे काट रही है इस पॉइंट पे, और एक इस पॉइंट पे काट रही है। तो बस वहीं से आपको लाइन देनी है डॉटेड में। मैं मानता हूं आप लड़के हो, आपको नहीं पता, लेकिन आपको भी सर लाइन देनी है, सिंपल। हाँ जी, लड़कियों को तो आता होगा, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो आपको लाइन देनी है कहां तक, बिल्कुल नीचे तक। हो गई जी। और सेम ऐसे ही यहां से भी आपको लाइन देनी है। हाँ जी, हो गया बस। अब क्या करना है, ये जो इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है और ये जो क्या बोलते हैं जीरो वाली लाइन है, आपको यहीं पे डॉट बना के और इन्वेस्टमेंट बना देना है, और स्केल अपना ऐसे रखना है और ऐसे लाइन खींच देनी है। बस बन गया आपका। यानी कि आपको स्केल को ऐसे रखना है और यही इन दोनों को मिला लेना और ऐसे लाइन खींच देना पूरी पूरी, यानी दोनों पॉइंट से टच होकर जानी चाहिए लाइन। थोड़ी सी आगे वागे बन गई भाई, तो ध्यान से देख लेना कि यहीं से इसी पॉइंट से टच हो जाए। तो ये बन गया सेविंग। तो सेविंग स्टार्टिंग में क्या होती है, नेगेटिव, और उसके बाद क्या हो जाती है सेविंग यहाँ पे आके जीरो, और उसके बाद यहाँ पे सेविंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ये पूरे में एरिया में क्या है, ये पॉजिटिव। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। अब मेन चीज इसी डायग्राम के ऊपर ना आपके काफी सारे क्वेश्चन, एक दो नहीं काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है, क्या बोलते हैं, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। इनकम, कंजम्पशन और सेविंग में रिलेशन बताओ। तो सबसे मैं लिख ही देता हूं, सबसे पहला रिलेशन आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, यानी जब इनकम ज्यादा होती है कंजम्पशन से। आपको देखो दो लाइन, ये रही कंजम्पशन वाली लाइन ब्लू कलर में और ये रही इनकम वाली लाइन ब्लू कलर में। तो दोनों में से ऊपर कौन है, अभी देखो यहाँ पे ये वाली लाइन कौन सी है, कंजम्पशन की, ये इनकम वाली लाइन है पूरी पूरी। तो स्टार्टिंग में इस वाले एरिया में देखो, इस वाले एरिया में ये ऊपर वाली लाइन कौन सी है, ऊपर वाली लाइन है कंजम्पशन की, और नीचे वाली लाइन क्या है, इनकम की। जब कंजम्पशन ज्यादा होता है तो इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, इस वाले एरिया में कंजम्पशन ज्यादा है, किससे, इनकम से। तो जब कंजम्पशन ज्यादा होता है ना इनकम से, तब उस टाइम पे सेविंग कहां पे होता है, सेविंग उस टाइम पे होता है नेगेटिव में। दिखाई दे रहा है ना, बहुत अच्छे। ठीक है जी, तो उस टाइम पे सेविंग क्या होता है, नेगेटिव में। तो आप बोलना है व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन देन सेविंग विल बी नेगेटिव। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला रिलेशन हो गया। आते हैं दूसरे रिलेशन पे। दूसरा रिलेशन क्या है, व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे इनकम वाली लाइन और कंजम्पशन वाली लाइन दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ये वाला पॉइंट
ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर हो रही है। या फिर आप इसमें भी देख सकते हो, ये वाला पॉइंट ऐसा दिखाई दे रहा है आपको जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन क्या है, दोनों बराबर दिख रहा है, यहाँ पे दोनों बराबर है। इससे पहले क्या था, इससे पहले कंजम्पशन ज्यादा था और इनकम क्या थी, कम। तो यहाँ पे सेविंग क्या दिखाई दे रही है आपको, नेगेटिव। देखो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा है, हम ज्यादा खा रहे हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारी इतनी इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा खा रहे थे, इसलिए हमारी सेविंग क्या थी, नेगेटिव। ठीक है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो गए, तो सेविंग क्या हो गया, जीरो। जितना मैं खा रहा हूं उतना ही मैं कमा रहा हूं अगर, तो फिर मेरी सेविंग क्या होगी उस टाइम पे, जीरो। तो बस आपको वही लिखना है, देन द सेविंग विल बी, देन सेविंग विल बी जीरो। यानी सेविंग क्या हो जाएगी हमारी, जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं। और इसी पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे, ब्रेक इवन पॉइंट, लाभालाभ बिंदु। क्या बोलते हैं हिंदी में, लाभालाभ बिंदु। यानी कि सेविंग जहां पे जीरो होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। सिंपल, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। आगे चलो, ठीक, आगे चलते हैं, तीसरा रिलेशन करते हैं। तीसरा रिलेशन क्या है, तीसरा रिलेशन है व्हेन इनकम इज लेस देन सेविंग, सॉरी इनकम इज, और एक उल्टा बोल दिया यार, पहले में कंजम्पशन ज्यादा था ना, तो यहाँ पे आना चाहिए था व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन। हाँ जी, अब सही है, ठीक है। अच्छा वापस चलते हैं इधर, व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, जब इनकम ज्यादा हो किससे, कंजम्पशन से। तो आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग वाला जो एरिया है, यानी मतलब जो एंड वाला एरिया है, एंड वाले एरिया में, यानी इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, इस वाले एरिया में कंजम्पशन वाली लाइन ऊपर हो गई और मतलब इनकम वाली लाइन ऊपर हो गई, सॉरी भाई, इनकम वाली लाइन ऊपर हो गई और कंजम्पशन वाली लाइन क्या हो चुकी है, नीचे। यानी कि इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, इस वाले एरिया में इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन क्या है, कम। तो ऐसे एरिया में हमको क्या दिखाई दे रहा है, सेविंग क्या हो गई, पॉजिटिव। तो आप क्या बोलोगे आराम से, आप बोलोगे आराम से, देन सेविंग विल बी, देन सेविंग विल बी पॉजिटिव। तब सेविंग क्या होगी, पॉजिटिव। आपको दिखाई दे रहा होगा इस वाले एरिया में भी कि जब हमारी जो इनकम वाली लाइन है वो क्या हो गई ज्यादा और जो कंजम्पशन है वो हमारा कम हो गया, तब उस टाइम पे सेविंग क्या आ गई हमारे पास, पॉजिटिव। आसान इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। और हाँ एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी चीज है वो ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जहां पे y यानी कि एस और ये एडी, एडी एएस और एडी क्या हो रहे हैं, बराबर। यहाँ पे क्या है, एडी बराबर है एएस के। इस पॉइंट पे एडी और एएस बराबर है, जिस पॉइंट पे एडी एएस बराबर है, इस पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। जहां पे एडी और एस बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और जहां पे एडीएस बराबर है वहां पे ये आई और एस वाला पॉइंट भी क्या होता है, बराबर। यानी कि यहाँ पे आई बराबर है एस के, इसको भी क्या बोलेंगे हम, ये इसका रिलेशन नहीं है, ये अलग ही कंसेप्ट है, तो मैं अलग लिख देता हूँ। पहले एक बार चौथा रिलेशन, चौथा रिलेशन होता है फॉर्मूला y इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है जी, या फॉर्मूला लिख सकते हो एक बार। हाँ इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है कहीं पे, जगह है अभी तो बहुत जगह है। तो चालू करते हैं भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है, और यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो सुनिए ध्यान से, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे एडी और एएस क्या होते हैं, बराबर, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होते हैं, बराबर। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहां पे वाई और सी बराबर होते हैं और सेविंग क्या होता है उस जगह पे, जीरो। सिंपल, जैसे आपको ये वाला पॉइंट दिखा रहा है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है, यानी सेविंग क्या है, जीरो। जितना पैसा मैंने कमाया उतना ही अगर खा जाऊंगा तो मेरी वो सेविंग क्या बचेगी, जीरो। सिंपल। और ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे देखो एडी और एएस बराबर हो रहे हैं, है ना, एडी और एएस बराबर है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पे एडी और एएस बराबर है, इसलिए आप देखोगे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या दिखाई दे रहे हैं, बराबर। आप सिंपल से ये लॉजिक देखो किस तरीके से बराबर दिखाई दे रहे हैं, क्यों होते हैं बराबर। यहाँ पे देखो एडी बराबर होता है अगर एएस के, तो एडी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, सी प्लस आई, और एएस का फॉर्मूला क्या होता है, वाई। अब वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वाई का फॉर्मूला होता है भैया सी प्लस एस, और इसका फॉर्मूला सी प्लस आई भैया। अब इस सी से सी कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आई और एस भी क्या होना चाहिए वहां पे, बराबर, जहां पे एडी और एस भी क्या होते हैं, बराबर। सिंपल। तो इस लॉजिक की वजह से मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो आई जो होता है इन्वेस्टमेंट वो एडी को रिप्रेजेंट करता है, और जो एस होता है सेविंग वो एएस को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए जहां पे एडी और एस बराबर होते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और इसलिए वहां पे आई और एस भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने आपको एक तो रिलेशन समझा दिया, और मैंने आपको ये कंसेप्ट समझा दिया कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको टोटल पिछले टॉपिक में 5 फॉर्मूले करवाए थे,
पहला एएस का, दूसरा मैंने वाई का करवाया, उसके बाद मैंने 3 करवाए थे एडी के फॉर्मूले, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद मैंने चौथा करवाया आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट, और मैंने पांचवा करवाया आपको ब्रेक इवन पॉइंट। इतना समझ में आ गया? मेरे हिसाब से मैंने काफी करवाया, ठीक है जी। अब मैं करवाने जा रहा हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है एपीसी और एपीएस। एपीसी और एपीएस जैसे आपने कंसेप्ट समझ लिया, तो इसके बाद आपका पहला पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एडी एंड एएस। उसके बाद हम चालू करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो भी इन 2 सेक्टर और 3 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना, ठीक है जी। तो जिसको वीडियो अच्छी लग रही है भाई तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, ठीक है जी, और आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझाने में, ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं जिसने पहले से कर रखा है उसको भाई सच बता रहा हूँ दिल से थैंक यू है, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। और अगर आपने नहीं कर रखा सब्सक्राइब, अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर दिया बाद में, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है एक बार फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। हाँ जी श्योर है, चालू करते हैं भाई। अपना अगला टॉपिक आता है, और इस बार टॉपिक जो है उसका नाम है एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस एंड इट्स रिलेशन, ठीक है जी। तो इन सब कंसेप्ट के बारे में समझना है और इनके रिलेशंस के बारे में समझना है, तब आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है ये एपीसी क्या होता है। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। भाई बाहर से शोर आ रहा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा दिल से, तो कुछ लोग समझते हो आप, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं एवरेज, लिख लेना AVERAGE, बड़े हो चुके हो आप, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है जैसे मान लो मैंने इनकम कमाई 10,000 करोड़ रुपए और मैंने खा लिया 7,575 रुपए, तो आप बताओ मैंने अपनी इनकम का कितना पार्ट खा लिया? अगर कोई आपसे ऐसे पूछे तो कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। वहीं पे एपीसी काम आता है। एपीसी बताता है आपको अपनी इनकम का आप कितना पार्ट खा लिया, वो भी 1 के रेशियो में। सिंपल से, यानी अगर आपकी इनकम 1 रुपए है तो आपने उसका कितना पार्ट खा चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल समझाता हूं, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। क्या फॉर्मूला होता है? सी अपॉन में वाई। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपकी इनकम है 500 रुपए, जिसमें से आपने कंज्यूम कर लिया, खा लिया 250 रुपए, यानी 250 रुपए, ठीक है। तो बताओ एपीसी क्या हुआ? वो कह रहा भैया हमने आधी इनकम खा ली, है ना, यानी 50% हमने पैसा खा लिया। हाँ, इसी 50% को बोलते हैं एपीसी, लेकिन परसेंट में नहीं, 1 रुपए के कंपैरिजन में। तो 1 रुपए के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 0.5 आधा ही होता है 1 रुपए का। हाँ जी, यानी हमने 0.5 पैसे खा लिए, तो एपीसी कितना आएगा? 0.5। चेक करते हैं कैसे। तो फॉर्मूला होता है एपीसी का सी अपॉन में वाई। मैंने सी की वैल्यू लिखी 250 और मैंने वाई की वैल्यू लिखी 500। अब बस इसको इससे काटना है, तो ये हो गया 1 अपॉन में 2, यानी कि ये हो गया 0.5। सिंपल, तो आपका एपीसी का आंसर आ गया 0.5। आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। डिवाइड करने के लिए जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसको बाहर लिखा जाता है और ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखा जाता है, तब आप इसको आराम से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। या करके दिखाऊं? कर लोगे आप आराम से, बड़े हो चुके हो। सिंपल। हाँ, कैलकुलेटर में करने के लिए ऊपर वाली चीज को पहले लिखेंगे, यानी 250 को, फिर उसके बाद डिवाइड में लिखेंगे 500, तब आपका आंसर आएगा। कुछ बच्चे उल्टा कर देते हैं तो गलती हो जाती है, 500 डिवाइड बाय 250 नहीं करना। सिंपल से, आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। इसको बोलते हैं आपने इनकम का कितना पार्ट जो है वो आपने कंज्यूम कर लिया, तो ऐसे ही निकाल लेंगे एपीसी। अगला चलते हैं आगे, अगला टॉपिक आता है एपीएस। एपीएस मतलब क्या होता है? वही सेम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि इनकम का कौन सा पार्ट जो आपने वो सेव कर लिया, तो इसको बोलते हैं एपीएस। यानी एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे सेम एपीसी का है सी अपॉन में वाई, वैसे एपीएस का है एस अपॉन में वाई। सिंपल से इतना, यानी इनकम का वो पार्ट जो आपने सेव कर लिया। एग्जांपल के तौर पे वही एग्जांपल लेके चलते हैं ऊपर वाला, कि आपकी इनकम 500 रुपए थी और आपने खा लिया था कितना? 250। अब आप खुद सोचो, जब आपकी इनकम 500 है, आपने खा लिया 250, तो आपने कितना पैसा बचाया होगा? बचाए भी आपने 250 ही होंगे, आधा पैसा खाया आधा बचाया। तो बस एपीएस कितना आएगा? एपीएस का मतलब आएगा, ये आएगा एस अपॉन में वाई। एस अपॉन में वाई का मतलब 250 अपॉन में 500, और इसका आ जाएगा 0.5। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है ना, बहुत अच्छे। और इससे ये दो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया अभी भी, इससे एक तीसरा फॉर्मूला भी बना है। इससे तीसरा फॉर्मूला क्या बना? इससे तीसरा फॉर्मूला ये बना है कि आपको पहले पता है ना कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, यानी इनकम जो होती है वो बराबर होती है कंजम्पशन और सेविंग के। अच्छा, तो अगर मैं दोनों साइड को y से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए आंसर पे, ठीक है भैया। इसको अगर मैं स्प्लिट कर दूं तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी सी अपॉन में y और प्लस में s अपॉन में y, क्योंकि वापस सॉल्व करने पे तो वही बनेगा। दोनों को मैंने एलसीएम लिया तो y आया,
ऊपर इसको इससे डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई किया तो सी प्लस में ऐसा आ जाएगा, तो वापस वही आ जाएगा, है ना जी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए, तो लेकिन ये फर्क दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि ये y अपन y है ना, लेकिन ये फर्क दिखाई दे रहा है आपको कि y से y कट रहा है और y से y कट गया तो यहाँ पे बच गया 1। c अपॉन में y, यानी कि इसकी वैल्यू का मतलब होता है, c अपॉन में y का मतलब होता है APC, APC। और ये जो s अपॉन में y है इसका मतलब होता है क्या, APS, APS। यानी मैंने क्या समझाया आपको, मैंने आपको समझाया कि APC और APS का सम करने पे आपको क्या मिलेगा, 1। आप खुद मेक श्योर कर सकते हो, यहाँ पे APC की वैल्यू आई थी 0.5, APS की वैल्यू आई थी 0.5, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि मैंने समझाया आपको APC प्लस में APS इक्वल टू क्या होता है, 1। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना। तो भाई 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट से जिसको नोट करना है फिर नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। 3 फॉर्मूले मैंने सिखा दिए, एक APC का, एक APS का, और एक इन दोनों का सम क्या होता है, 1 के बराबर। ठीक है जी, चलिए जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लो, छोटे छोटे टॉपिक है भाई, जल्दी खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, श्योर है, तो चालू करते हैं। अब टॉपिक का नाम आता है सबसे पहला MPC। MPC क्या होता है मैंने बताया था, अच्छा अब मेरे पास नहीं पढ़े ना, ठीक है, तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं मैं उनको बताता हूँ। M आपको कहीं पे भी दिखाई दे उसका मतलब होता है मार्जिनल। क्या मतलब होता है, मार्जिनल। और मार्जिनल हमेशा शो करता है चेंज को, सीमांत किसको शो करता है, चेंज को। तो M मतलब क्या होता है, मार्जिनल, सीमांत, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल। P मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब ये जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, MPC है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो बहुत सिंपल है सर। MPC का फॉर्मूला आपको पता है, APC का फॉर्मूला क्या था, पिछला वाला APC का फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था भैया C अपॉन में Y। बस सेम फॉर्मूला ही इसका भी है, बस यहाँ पे मार्जिनल है, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, तो बस आपको यहाँ पे चेंज और लिखना है। चेंज मतलब क्या भैया, चेंज मतलब होता है डेल्टा, तो यहाँ पे आपको डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y लिखना है, सिंपल। हाँ, अगर आप मैथ के बच्चे हो तो आप आराम से इसको डेरिवेटिव ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ Y, डिफरेंशिएट ऑफ C, डिफरेंशिएशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ Y, आप आराम से इसको ये भी लिख सकते हो, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y लिखो, चाहे डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में लिखो, सिंपल, दोनों सेम ही बात होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ज्यादातर ये वाला मेथड यूज करता हूँ। सेम, आगे चलते हैं। दूसरा होता है क्या बोलते हैं, मान लेते हैं MPS। MPS का मतलब क्या होता है, वही सेम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और इसका फॉर्मूला क्या होता है MPS का, तो MPS का फॉर्मूला होता है S अपॉन में Y, जैसे APS का था, बस यहाँ पे मार्जिनल है, M है, तो इसलिए आपको डेल्टा लगाना पड़ेगा, तो डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y बन गया इसका फॉर्मूला। और सेम जैसे पिछला मैंने करवाया था, तीसरा फॉर्मूला वहां पे जो था इंपॉर्टेंट वाला, वही सेम फॉर्मूला तीसरा इंपॉर्टेंट वाला वो यहाँ पे भी है। क्या फॉर्मूला, कि 1 बराबर होता है MPC प्लस में MPS के, यानी MPC और MPS को जोड़ोगे तो आपका आंसर किस में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वहां पे मैंने समझा दिया सब चीज, तो आपको दोबारा समझाने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा मैं, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं वो भी समझा देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि पहले मेरी इनकम थी 100 रुपए, अब मेरी इनकम हो चुकी है 200 रुपए। तो पहले मैं खाता था, मान लेते हैं कितने रुपए, तो पहले मैं खाता था 90 रुपए, 90 रुपीज, ठीक है जी। और अब मैं खाता हूं कितना, मान ले कितना मानूं, तो मान लेते हैं कि अब मैं खाता हूं 170 रुपए, सिंपल इतना। चलिए चालू करते हैं। अब देखो ये सब मैंने को दे रखा है डाटा, ये पुराना डाटा है ओल्ड, और ये न्यू डाटा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज चाहिए होता है ना, इसलिए हमें 2 डाटा चाहिए होते हैं। पिछली बार चेंज नहीं चाहिए था, इसलिए हमने एक ही डाटा से कर लिया था काम। यहाँ पे 2 डाटा चाहिए होते हैं फिलहाल। तो स्टार्टिंग में तो हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे, बस हम सेविंग निकाल सकते हैं, तो हम इसकी हेल्प से हम सेविंग निकालते हैं पहले। तो देखो मेरी इनकम 100 रुपए थी, मैंने 90 रुपए खा लिए, तो सेविंग आई 10 रुपए, मैंने 10 रुपए बचाए होंगे। अब मेरी इनकम 200 रुपए है, मैं 170 रुपए खा रहा हूँ, यानी मैंने बचाए होंगे इस बार कितने रुपए, पूरे के पूरे 30 रुपए। अब हमको निकालना है यहाँ पे MPC और MPS। अब ये भैया MPC और MPS कैसे निकलेगा, बता रहा हूँ। यहाँ पे निकालते हैं MPC का फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। अब देखो कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, कंजम्पशन में भैया यहाँ पे चेंज हो रहा है, डेल्टा C हो रहा है, पहले कंजम्पशन था 90 का, अब कंजम्पशन हो गया 170 का, यानी चेंज कितने का हुआ, तो चेंज हुआ भैया 80 का, तो ऊपर आ गया डेल्टा C में 80, सिंपल तरह, ठीक। अब नीचे आना है कंजम्पशन, इनकम का चेंज, तो इनकम पहले 100 रुपए थी, अब इनकम कितनी हो गई 200 रुपए, यानी चेंज कितने का हुआ 100 रुपए का। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो 0.8 आ गया, क्या चीज आपका MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
यानी जो आपकी इनकम बढ़ी 100 रुपए से, तो आपने 80 रुपए खा लिए, यानी आपकी इनकम अगर 1 रुपए से बढ़ती है तो आप 0.8 रुपए खा जाते हैं उसमें से। सिंपल। आगे चलते हैं, अब निकालते हैं साथ में एमपीएस। अच्छा, स्टार्टिंग में एमपीसी नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसके ऊपर की वैल्यू दे नहीं रखी है आपको कुछ, तो यहाँ पे आपने निकाला एमपीसी जो कि कितना आया 0.8। आगे चलते हैं, एमपीएस की बात करते हैं। एमपीएस भी स्टार्टिंग वाला एमपीएस नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसके ऊपर वाली वैल्यू नहीं दी है, हमें चेंज की जरूरत होती है ना उसके लिए। ठीक है, तो ये वाला एमपीएस निकल जाएगा। एमपीएस कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। अब देखो सेविंग में कितना चेंज हुआ, तो सेविंग पहले 10 थी अब हो गई 30, यानी चेंज कितने का हुआ, चेंज हुआ भैया 20 रुपए का, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एस में 20। और इनकम में कितना चेंज हुआ, इनकम में 100 का चेंज हुआ, तो यहाँ पे आ गया 100, बस इसको डिवाइड किया तो 0.2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.2। और मैंने बताया था एमपीसी और एमपीएस को जोड़ने पे भी क्या आ चाहिए 1, तो आप देख लो आराम से 0, इन दोनों जोड़ने पे क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, यानी आपका क्वेश्चन सवाल सही है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इनसे भी ज्यादा। और सेम वही वाला एपीसी और एपीएस का जोड़ क्या होता है 1 होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। सिंपल से, तो होप करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं आपको सारे फॉर्मूले समझाते चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब इतना टाइम है नहीं मेरे पास कि आपको एग्जाम्स के लिए मैं सारे फॉर्मूले समझा पाऊँ, इसलिए 2 फॉर्मूले मेरे कहने पे आप एक काम करो, रट्टा मार लो बस खाली। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, तो आप रट्टा मार लो, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी समझाने की कैसे निकला ये फॉर्मूला, कैसे बना ये फॉर्मूला, आप एक बार रट्टा मार लो। क्या रट्टा मारना है, एक फॉर्मूला है कंजम्पशन का, सी का फॉर्मूला, वो सी का फॉर्मूला क्या है, उसको बोलते हैं सी बार जमा में बी वाई। सी बार जमा में बी वाई, सी बार मतलब ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन था ना, सी बार पहली वैल्यू इसकी वो वाला सी बार, और ये जो बी है, बी का मतलब होता है एमपीसी, बी का मतलब क्या होता है एमपीसी, और वाई तो तुम्हें पता ही है ये इनकम को बोलते हैं वाई। सेम ऐसे ही एस का फॉर्मूला, एस का फॉर्मूला होता है माइनस का एस बार जमा में बी, वो सॉरी माइनस का एस बार प्लस में 1 माइनस में बी वाई। ठीक है जी, अब ये जो 1 माइनस में बी है इसका मतलब क्या है, कोई मुश्किल नहीं है सर, मैंने आपको समझाया अभी भी। देखो एमपीसी और एमपीएस को जोड़ के क्या आता है 1 आता है, ये एमपीएस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे भैया प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस, क्या मैं लिखता हूँ इसको ऐसे 1 माइनस में एमपी, नहीं एक सेकंड, इसको करते हैं, एमपीसी यहाँ पे क्या है प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो मैं कर सकता हूँ 1 माइनस में एमपीसी इक्वल टू एमपीएस, सिंपल था। ठीक, और 1 माइनस में एमपीसी, एमपीसी मैंने बताया बी को बोल रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस में बी होता है एमपीएस के बराबर। ठीक है ना जी, तो ये जो एमपीसी है ये बी है, यानी कि सी के फॉर्मूले में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एमपीसी का, तो एस के फॉर्मूले में यहाँ पे किसका यूज होना चाहिए एमपीएस का, और एमपीएस क्या होता है, एमपीएस 1 माइनस में बी तो होता है, तो मैं इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 1 माइनस में बी का। और ये सब कुछ नहीं है, ये जो एमपीसी है ना ये स्लोप है किसका, सी का, यानी कि जो कंजम्पशन वाली लाइन है, जैसे मैंने बताया था आपको एक कंजम्पशन वाली लाइन थी आपकी, ये सी बार था, तो जो इसका स्लोप होता है ना, इसी स्लोप को यानी डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ये जो स्लोप निकल के आता है इसी को बोलते हैं एमपीसी। क्या बोलते हैं इसे एमपीसी। और सेम ऐसे ही जो सेविंग का स्लोप होता है, सेविंग कर का, उसको क्या बोलते हैं हम एमपीएस। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, बस यहाँ पे हम स्लोप ही निकाल रहे हैं। आगे चलो, हाँ जी। अच्छा हाँ, आप ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं एमपीसी और एमपीएस, वो आपको कोई अगर इक्वेशन दे रखी हो तो डेरिवेटिव करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो जैसे आपको दे रखा है, ये मान लो ये इक्वेशन दे रखी है और आपको बोल रहा है एमपीसी निकालो, तो एमपीसी मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी ना वही एमपीसी होगा, या फिर आप डेरिवेटिव कर लो एमपीसी के लिए, ये तो सी बार तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा डेरिवेटिव करते ही साथ ही 0, प्लस में ये जो बी और वाई है, बी वाई अगर आप डेरिवेटिव करोगे, जैसे कि 0.5 वाई का डेरिवेटिव किया जाता है, तो बस खाली वाई गायब हो जाता है, बस यहाँ पे बचता है क्या 5, तो यानी कि जो बी होगी बस वैल्यू वही वैल्यू बचेगी, है ना जी। तो डेरिवेटिव करते ही साथ ही इस पूरी इक्वेशन का आपको मिल जाता है स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या है 0 प्लस में बी, 0 हट जाएगा, खाली बी रह गया, यानी एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई बी। तो सी का स्लोप क्या है, सी का स्लोप होता है बी, कोई दिक्कत तो नहीं, एमपीसी, यानी सी लाइन का कंजम्पशन का स्लोप होता है एमपीसी और सेविंग का स्लोप होता है एमपीएस। भाई मेरे हिसाब से मैंने जितना समझाना था मैंने समझा दिया, अगर आप ज्यादा होशियार हो समझ जाओगे, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये अभी मैं खाली कंसेप्ट समझा रहा था, मैं फॉर्मुले कैसे बने मैं वो बता रहा था, अगर आपको नहीं समझ में आया फॉर्मुले कैसे बने, समझने की जरूरत नहीं है, फॉर्मुले का रट्टा मार लो बस खाली, जब मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगा तब आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, सिंपल सा। चलिए, तो यहाँ पे खत्म हो चुका है एमपीसी एमपीएस जैसे सारे कंसेप्ट, इसी के साथ हमने खत्म कर दिया अपना पहला पॉइंट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एडी एंड एएस। अब हम चालू करेंगे इक्विलिब्रियम, वो भी 2 सेक्टर इकोनॉमी में और 3 सेक्टर इकोनॉमी में, सिंपल। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो और फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई श्योर है, तो भाई बीच में बस एक छोटा सा कंसेप्ट बताना भूल गया था, और क्या बोलते हैं फिर मैंने वीडियो आगे शूट कर दी, तो इस वजह से वापस आना पड़ रहा है, ठीक है, और शूट करना पड़ रहा है। तो बात क्या है
वो टॉपिक रह गया भाई रिलेशन का। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिए सारे सारे, बात आ गई थी रिलेशन। तो मैं अब इन सब में रिलेशन समझाने वाला हूँ, एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस में रिलेशन। ठीक है, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला समझाया था, एपीसी प्लस में एपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पे एपीएस प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी अगर आप एपीसी निकालना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, 1 में से एपीएस को माइनस करना है। या फिर अगर आप एपीएस निकालना चाहते हो तो 1 में से किसको माइनस करना है, एपीसी को। सेम इसी तरीके से एमपीसी प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप एमपीएस निकालना चाहते हो 1 में से माइनस करना पड़ेगा एमपीसी को, और अगर आप एमपीसी निकालना चाहते हो तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा एमपीएस को। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी इससे पता क्या चल रहा है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी पुट करता हूँ, तो जैसे कि अगर मैंने इनमें से कोई सी भी वैल्यू पुट कर दी 1, तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 में से 1 मतलब 1 में से 1 माइनस करना पड़ेगा और आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी अगर मैंने ये वैल्यू मैक्सिमम पुट करी, मतलब ज्यादा पुट करी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कम, यानी कि मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और वहीं पे उल्टा करते हैं, एक बार यहाँ पे कम पुट करके देखते हैं, 0 पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 1 में से 0 जाएंगे तो क्या आंसर बचेगा, 1। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पुट करता हूँ, एक कम वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, और तो यहाँ पे क्या आएगी, एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, एक बड़ी वैल्यू आएगी। सिंपल। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि इनमें कैसे रिलेशन है, इन सब में नेगेटिव रिलेशन है, कि अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू क्या होती है, घटती है। यानी कि इस पूरे में, यानी एमपीसी और एमपीएस में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। और सेम ऐसे ही एपीसी और एपीएस में कैसा रिलेशन है, तो ये भी नेगेटिव रिलेशन है। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वैल्यूज की, कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इनकी मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है जी, किस किस की, एपीसी की, एपीएस की, और एमपीसी की, और एमपीएस की। सिंपल, आगे चलते हैं भाई। तो बात क्या आती है ना, देखो एमपीसी और एमपीएस ये दोनों ही चेंज हो दिखाते हैं, और कभी भी चेंज जो होता है वो नेगेटिव तो होता नहीं है। यानी कि इनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में जा ही नहीं सकती। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव में जब वैल्यू जा ही नहीं सकती तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। यानी जो चेंज है वो 0 तो हो सकता है ना, तो इनकी मिनिमम वैल्यू होती है 0। और अगर मैं कहीं पे भी इनकी वैल्यू की जगह 0 पुट करूंगा तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, यानी कि 1। यानी दूसरी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये बस सिंपल से याद रखना, एमपीसी और एमपीएस इन दोनों की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। बात आती है एपीसी की। एपीसी मतलब होता है सी अपॉन में वाई, कंजम्पशन अपॉन में वाई। और आपको ये बात भी पता है कि जो एपीसी है ना, इसमें ना तो कंजम्पशन का भी नेगेटिव होता, ना ही आपका इनकम का भी नेगेटिव होता। तो क्या आपका आंसर माइनस में आ सकता है कभी, नहीं जी। तो आपका कभी भी आपका आंसर माइनस में नहीं आ सकता। तो एपीसी की भैया मिनिमम वैल्यू क्या होगी फिर, अब माइनस में आंसर नहीं आ सकता, तो या हो सकता है या तो 0 आए या फिर आंसर आपका पॉजिटिव में आए। तो सीधी बात, क्या कंजम्पशन कभी 0 हो सकता है, नहीं। जब कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता तो ऊपर 0 नहीं है, और ऊपर 0 नहीं है तो आंसर कभी नेगेटिव, मतलब 0 कैसे आ सकता है। तो इसलिए एपीसी की मिनिमम वैल्यू होती है 0.000001। सिंपल। यानी 0 से हल्का सा बड़ा रहता है एपीसी, कभी भी एपीसी 0 नहीं होता, कोई दिक्कत तो नहीं। और मैक्सिमम वैल्यू चली जाती है कहां तक, इन्फिनिटी तक। कहां तक जाती है, इन्फिनिटी। क्योंकि प्लस में सारी जितनी वैल्यू होती है वो एपीसी की हो सकती है। भैया ऐसे कैसे, जब इन दोनों जोड़ के 1 आता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए ना, आपने बताया तो इन दोनों जोड़ने पे 1 आएगा। तो अगर मैं इन्फिनिटी रख दूंगा इसकी वैल्यू, तो फिर ये कैसे होगा, मतलब एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, तो एमपीएस की वैल्यू उस टाइम पे नेगेटिव होगी। भैया एमपीएस नेगेटिव हो सकता है, हाँ। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन में वाई। एस मतलब सेविंग, सेविंग क्या नेगेटिव नहीं होती, हाँ जी होती है। तो सेविंग नेगेटिव में हो सकती है, इसलिए एपीएस की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, माइनस इन्फिनिटी। तो जैसे कि अगर ये 5 होगा तो ये -4 होगा, समझे, क्योंकि 5 में से जब 4 जाएंगे, मतलब ये 5 होगा तो 4 होगा, 5 में से जब 4 जाएंगे तभी आपका आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव में भी जा सकती है और नेगेटिव में जा सकती है। अच्छा पॉजिटिव में कहां तक जा सकती है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में कहां तक जा सकती है, देखो जब ये मिनिमम वैल्यू होगा तब ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो अगर ये हो गया 0.00001, तो ये हो जाएगा 0.99999। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। कुछ गलती तो नहीं हो रही ना, 5 में से 4 गए तो बचे 5 अभी हो गया 4, ये 4 तो हो ही नहीं सकता फिर कभी भी, तो इसलिए 5 हो सकता है, तो कभी भी 5 के लिए
हाँ सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गई इन सबकी मिनिमम वैल्यू। सारा चेक कर लिया मैंने, सब सही है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। कई बार छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है, वो पूछता है क्या एपीसी वैल्यू 5 हो सकती है, तो हाँ जी एपीसी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो 5 और 10, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है। क्या एपीसी वैल्यू -5 हो सकती है, भैया इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 से बड़ी, यानी कि एपीसी की वैल्यू कभी भी -5 नहीं हो सकती। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर लोगे, ठीक है जी। बस एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, अभी तक तो देखा नहीं मैंने 10 सालों में कि एक आधा बार आया हो बस खाली, ठीक है, तो आ गया वो पता नहीं, लेकिन अभी तक मैंने देखा ही नहीं कि ऐसे क्वेश्चन कभी आए हैं, लेकिन था, मैंने करवा दी कंसेप्ट, ठीक है जी। तो फटाफट से नोट कर लो जिसको नोट करना भी है, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी शुक्र है। तो चालू करते हैं। अब टॉपिक का नाम आता है भाई इक्विलिब्रियम इन टू सेक्टर और थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब टू सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम क्या होता है और थ्री सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम क्या होता है। पहले एक बार टू सेक्टर वाला समझ लो, थ्री सेक्टर वाला बहुत ईजी है, कोई चेंजेस नहीं करने आपको, बस एक छोटा सा डायग्राम में चेंज करना है, बाकी सब आप आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, तो टू सेक्टर वाला समझाता हूँ पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चन आता है ना, अच्छा इक्विलिब्रियम तो आपको पहले से ही पता है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे ये रहा आपका इनकम का कर्व जिसको हम एएस बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। ये आपका एडी का कर्व जिसको हम बोलते हैं सी प्लस आई, जहां पे दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे एडी बराबर होता है एएस के, और इसी को पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। सिंपल, बढ़िया। और ऐसे ही मैंने आपको समझाया था सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला, यहाँ से लाइन खींचनी थी आपको, तो ये जा रहा था आपका सेविंग और यहाँ से जा रही थी आपकी इन्वेस्टमेंट, तो जहाँ पे काटते हैं वहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, इस पॉइंट को भी क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। आपको ये सब पता है पहले से, ठीक है। चलिए, अब इसी के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर दो तरह के, कितने तरह के, दो तरह के। सबसे पहला क्वेश्चन कहेगा अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, तो बताओ इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचे। या फिर वो कहेगा एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तब बताओ इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचा जाए। सिंपल, ऐसे सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब इसको कैसे करोगे आप सॉल्व, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए एग्रीगेट डिमांड को, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो कई बार एग्रीगेट डिमांड को वो बोल सकता है एक्सपेंडिचर, क्या बोल सकता है, एक्सपेंडिचर। वो भी कौन सा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कि देश में इतना हमने प्लान किया गया है, एक्सपेंडिचर। और एग्रीगेट सप्लाई को वो कई बार बोल सकता है, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड। या फिर कई बार बोलता है आउटपुट, हमारे देश में जो जनरेट किया गया है वो। सिंपल, तो वर्ड याद रखना, एग्रीगेट सप्लाई, और टॉपिक यही रहेगा, बस खाली वो वर्ड घुमा के दे सकता है आपको। चलिए, अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व। सबसे पहले आते हैं अपने आंसर पे। आंसर में सबसे पहले क्या लिखें, देखो आपको चाहे आंसर आता हो चाहे आंसर नहीं आता हो, क्वेश्चन में आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दिखाई दे रहा है, तो बस सबसे पहले तो डेफिनेशन चालू कर दो। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन जो भी मैंने आपको करवाया था, उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला वाई होता है, फिर वाई का फॉर्मूला सी प्लस एस होता है। जितना बकवास कर सकते हो उतना बकवास करो, समझे, क्योंकि डीयू वाले, इग्नू वाले, ये सब ना बकवास करने के ही नंबर देते हैं, जितना ज्यादा पेज भर के आओगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। सिंपल सर। उसके बाद अगर आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आपको एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन करनी चालू कर देनी है, उसके बाद उसके टू सेक्टर थ्री सेक्टर इकोनॉमी के वो फॉर्मूले लिखने चालू कर देने। जितनी बकवास कर सकते हो उतनी बकवास करनी है। अब आते हैं मेन कंसेप्ट पे। मेन कंसेप्ट क्या है समझिए, अगर आपको समझना है एक्चुअल में तो ये समझो कि इक्विलिब्रियम पे जाते हैं। पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया, ये होता है हमारा, सॉरी एएस ऐसा नहीं होता भाई, एएस यहां से जा रहा होता है ऐसे, ठीक है जी। और ये कांस्टेंट नहीं होता, ये एडी, एडी ऐसा होता है, इसको एडी बोलते हैं, ठीक है सर। चलो, ये एएस, चलिए शुरू करते हैं। तो एएस क्या होता है, 45 डिग्री लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम एएस, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं हम एडी। इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। ये टू सेक्टर वाला बता रहा हूँ इसलिए सी प्लस आई है यहाँ पे, वरना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ले लेता है यहाँ पे। चलिए, जहां पे काटते हैं एक दूसरे को, यानी कि एडी बराबर होता है जहां पे एएस के, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, ठीक है। अभी क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है कि यहाँ पे एडी ज्यादा है, तो आपको खुद देखो एडी कहां पे ज्यादा है एएस से। आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में ये जो लाइन है ना ऊपर वाली, ये एडी की लाइन है, इसलिए एडी ज्यादा है यहाँ पे और एएस क्या है यहाँ पे कम। यानी हम जो है अपनी इकोनॉमी को कहां पे चला रहे हैं, इस जगह पे चला रहे हैं। हमें अपनी इकोनॉमी को यहां तक पहुंचाना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचाना है। यानी क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो बस आप कंक्लूजन में आराम से लिख के आना कि क्या करना पड़ेगा इस चीज के लिए भैया, हमें इस चीज के लिए हमें प्रोडक्शन, PRODUCTION, हाँ जी, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपको इतना छोटा बहुत कम लग रहा है तो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। क्या एक्सप्लेन कर सकते हो भैया, कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कम। यानी कि लोग ज्यादा मांग रहे हैं, हम उनको सप्लाई ही नहीं कर पा रहे, हम उनको बेच ही नहीं पा रहे वो सामान। सिंपल। और अगर उनको सामान बेच नहीं पा रहे तो इससे क्या प्रॉब्लम्स होगी,
यानी कि हमने इतना सामान बनाया नहीं है जितने लोग डिमांड करने में लगे हैं, ठीक है जी। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि इससे डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो चीजों के प्रोडक्ट के प्राइसेस, मतलब डिमांड बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना, मतलब सीधी बात है भाई, डिमांड बढ़ेगी तो चीजों के प्रोडक्ट के प्राइस क्या होंगे, वो भी बढ़ेंगे, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है जी। और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ने से मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरी इनकम बढ़ेगी तो जो मेरे पास काम करने वाले इंप्लॉइज हैं उनकी इनकम बढ़ जाएगी, और वो उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो खर्चा एक्सपेंडिचर भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, और अगर वो मार्केट में जाके खर्चा करेंगे तो इससे डिमांड फिर से और ज्यादा बढ़ जाएगी, सिंपल। तो डिमांड तो पहले से ही बढ़ी हुई थी, इस पूरी प्रोसेस से डिमांड फिर से बढ़ जाएगी, इसलिए हम फिर डिमांड बढ़ेगी, फिर प्राइस बढ़ेगी, फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, और लगातार डिमांड हर बार क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, इसलिए हम एक जाल में फंस जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेज प्राइस, सॉरी इसको बोलते हैं वेज लेवल इक्विलिब्रियम प्राइस ट्रैप, इसको क्या बोलते हैं, वेज लेवल इक्विलिब्रियम प्राइस ट्रैप। आसान इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। बाकी आप ये सब एक्सप्लेन करके आराम से ये सब डायग्राम बना के आओगे, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। अगर ये वाला कंसेप्ट आता है कि अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तब कैसे करें, मैं मानता हूं आपको नहीं समझ में आया, आप बैंगन इंसान हो, आपको दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, मैं दोबारा समझा रहा हूं, अच्छे से समझो। अगर ये वाला कंसेप्ट आया तो क्या करना है, सबसे पहले आपको आंसर में लिखना है एडी डेफिनेशन, उसके बारे में समझाना, फिर एएस की डेफिनेशन, उसके बारे में समझाना, फिर आपको बनाना है डायग्राम। डायग्राम कैसा, जैसे आपने अभी भी बनाया वैसे ही सेम। इसको बोलते हैं हम एएस 45 डिग्री लाइन, और इसको बोलते हैं हम एडी, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, जहां पे काटते हैं एडी किसको, एएस को, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिंपल था ना, यानी ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन वाला क्या रहा है कि अगर एएस ज्यादा हो, जो कि इस जगह पे ज्यादा दिखाई भी दे रहा है, एएस क्या है ऊपर और एडी क्या है वहां पे नीचे, यानी कि हम इस जगह पे अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं, हमें कहां पे चलानी चाहिए अपनी इकोनॉमी, इस जगह पे, यानी कि प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि भैया डिमांड कम है लेकिन हमने सप्लाई क्या कर रखी है, ज्यादा कर रखी है, और अगर सप्लाई ज्यादा करेंगे, हम ज्यादा सामान बना के रख लेंगे तो क्या सारा सामान बिक जाएगा, नहीं बिक पाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे पास स्टॉक बच जाएगा। कौन सा स्टॉक बचेगा, अनडिजायर्ड, ऐसा स्टॉक बचेगा जिसे हम बेचना नहीं चाहते, समझे, मतलब सॉरी अनडिजायर्ड मतलब जिसे मैं बेचना चाहता हूं लेकिन वो बिका ही नहीं, क्यों, क्योंकि डिमांड कम थी, ऐसा स्टॉक बच जाएगा। अब ऐसा स्टॉक अगर बच गया, क्या मैं अगली साल दोबारा क्या उतना प्रोडक्शन करूंगा जितना इस बार किया था, नहीं करूंगा, यानी कि अगली साल जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अगली साल प्रोडक्शन कम किया, जो मेरे पास काम करने वाले इंप्लॉइज हैं, क्या मैं उनको उतना हायर करूंगा जितना मैंने पिछले साल किया था, नहीं, यानी मैं अपनी इंप्लॉय कंपनी में से लोगों को क्या करूंगा, अनएम्प्लॉयड, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो लोगों की इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। अब जो लोगों की इनकम घट गई तो वो लोग डिमांड कर पाएंगे क्या, नहीं, तो इससे डिमांड क्या हो जाएगी, फिर से कम हो जाएगी, यानी एग्रीगेट डिमांड फिर से कम हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड फिर से कम हुआ यानी फिर से मेरा सप्लाई बढ़ चुका हुआ, फिर सप्लाई मतलब कि डिमांड कम हुई है, सप्लाई बढ़ चुका होगा, यानी फिर से मेरे को स्टॉक कम करना, मतलब मेरे पास स्टॉक ज्यादा बचेगा, मेरे को अगले साल प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और इसी तरीके से हम फिर से एक जाल में फंस चुके होंगे, ठीक है जी। और वो कौन सा जाल है, वो कौन सा जाल है, इसको जाल को बोला जाता है लोअर लेवल इक्विलिब्रियम प्राइस ट्रैप, सिंपल। तो हम इस जाल में फंस चुके होंगे, तो इस जाल से बचने के लिए क्या किया जाए, इस जाल से बचने के लिए प्रोडक्शन को घटाया जाए, यहाँ पे प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिमांड कम है ना भाई, तो सप्लाई भी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ताकि वो डिमांड से मैच हो पाए, ताकि जितना मैं सामान बनाऊं उतना सामान बिक पाए। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बस इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और ऐसे हम अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाते हैं, कौन सी इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक बार छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं, क्योंकि कई बार इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी पूछ लेता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जहां पे इन इक्विलिब्रियम मतलब सी प्लस आई वाला टॉपिक, मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है, हाँ गया भूल गया क्या लिखना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे एडी बराबर होता है एएस के, उसको भी इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और जहां पे एस और आई वाला टॉपिक होता है उसको भी इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो कई बार इसके टॉपिक के हिसाब से वो इक्विलिब्रियम पूछ लेता है। अब इसमें इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पहुंचेंगे, वो मेरे को समझाना है। तो एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। चालू करते हैं भाई। तो अपना टॉपिक आता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। तो अब इस इक्विलिब्रियम के भी दो केस होते हैं, सेविंग ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से, या फिर सेविंग जो हो वो कम हो इन्वेस्टमेंट से, तब इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचा जाए। तो सिंपल से, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए इक्विलिब्रियम का, तो सबसे पहले इस बार आंसर में
आपको सेविंग की डेफिनेशन देनी है। सेविंग की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस, सॉरी सेविंग, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। इनकम का वो पार्ट है जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है जी, बचा लेते हैं। उसके बाद आपको फॉर्मुला लिख देना है, सेविंग का फॉर्मुला y माइनस में c होता है, पता है आपको। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ, अच्छा इन्वेस्टमेंट बताई थी मैंने डेफिनेशन, अगर आपको पता है भाई तो नीचे कमेंट में लिख के दिखा देना इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, मेरे को याद हो जाएगा, मेरे को विश्वास हो जाएगा कि आपको आती भी डेफिनेशन, आप पढ़ते भी हो, ठीक है जी। तो मैं नहीं बता रहा कि क्या डेफिनेशन होती है, बाकी करवा रखी है मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट है, पिटवाएगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देना, ठीक है। उसके बाद चालू करते हैं, अब मेन हमें इक्विलिब्रियम पहुंचना है। तो इक्विलिब्रियम कैसे होता है सर? तो आपको पता ही है, सेविंग ऐसा होता है, तो पहले ये होता है नेगेटिव, फिर सेविंग हो जाती है जीरो, उसके बाद सेविंग हो जाती है पॉजिटिव, है ना। चलिए, और इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार का होता है ऐसा। तो इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? क्या इस जगह पे? नहीं, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है, ठीक है। इस केस में क्या कह रहा है? सेविंग ज्यादा है। सेविंग ज्यादा कहां पे होगी? इस पूरे एरिया में, देख रहे हो, इस पूरी एरिया में ये सेविंग ज्यादा दिखाई दे रही है ना। सेविंग तो इस वाले एरिया में है भाई, सेविंग दिखाई दे रहा है ना, सेविंग वाली लाइन ऊपर है और इन्वेस्टमेंट वाली लाइन कहां पे है? नीचे। यानी कि हम कौन से एरिया में हैं? हम इस वाले एरिया में हैं। हम कितना आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं? इतना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम हमें कहां पे मिलेगा? इस जगह पे मिलेगा, यानी हमें आउटपुट क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखना? कि प्रोडक्शन घटाया जाएगा। सिंपल, आराम से समझा देना कैसे, क्योंकि जो आई वाला पार्ट होता है वो किसका पार्ट होता है? आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट डिमांड को, और एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट सप्लाई को। तो बता देना, अगर सेविंग ज्यादा है तो मतलब क्या है कि सप्लाई क्या हो रही होगी? ज्यादा हो रही होगी। और अगर देश में इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा है तो हमारे पास बचेगा अनसोल्ड स्टॉक, अनडिजायर्ड स्टॉक। सिंपल, और जिससे हमें क्या होगा? लॉस होगा, और उस लॉस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, वरना हम लोअर लेवल इक्विलिब्रियम प्राइस ट्रैप में फंस जाएंगे। मैं समझा चुका हूं पिछले वाला टॉपिक, सारी एक्सप्लेनेशन वैसे ही लिख के आनी है आपको यहाँ पे भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे केस हुआ तो यहाँ पे कैसा बनेगा डायग्राम, वो समझ लो भाई। ये बन गया आपका इन्वेस्टमेंट और ये बन गई आपकी सेविंग। इस वाले केस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यानी हम कौन से वाले एरिया में होंगे? इस वाले एरिया में। ये है आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहाँ पे इक्वल है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हम कहाँ पे हैं? हम इस वाले एरिया में हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाली लाइन तो ऊपर है, सेविंग वाली लाइन नीचे आ गई, यानी सेविंग माइनस में ना, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। यानी हम इतना आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं, इतना कहीं पे, ठीक है। हमें पहुंचना है इक्विलिब्रियम पे, मतलब कि इतना आउटपुट जनरेट करना है, यानी प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे खत्म होता है पूरा पूरा टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचे। अब बात आती है थ्री सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचे। टू सेक्टर में और थ्री सेक्टर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, अगर सेम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखा जाए। हाँ, लेकिन अगर आप एडी और एएस के पर्पज से देखते हो, थोड़ा सा डिफरेंस है, सच में भैया थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप एडी और एएस के पर्पज से देखते हो, वो क्या डिफरेंस है अभी समझाता हूं बस खाली। देखिए, तो अगर आप एडी और एएस के पर्पज से देखते हो, थ्री सेक्टर में क्या डिफरेंस आएगा? तो ऐसा केस जहां पे एडी ज्यादा हो एएस से, और ऐसा केस जहां पे एडी जो है वो कम है एएस से। अब डिफरेंस कहां पे आएगा? मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हम एडी, सॉरी इसको बोलते हैं एएस, और इसको कहा जाता था एडी। यहाँ पे सी प्लस में आई होता था, इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। बस यहाँ पे क्या है, ये थ्री सेक्टर वाला है। कौन से सेक्टर वाला? थ्री सेक्टर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के भी एक्सपेंडिचर जुड़ेंगे। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जुड़ेंगे तो बस एडी क्या कर देना है? थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो इसको बोलेंगे हम एडी। ये थ्री सेक्टर का है, यानी यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी लिख देना है बस आपको, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तब ये वाली लाइन नहीं बनेगी। सिंपल। और आपको फिर बताना है रिलेशन, कोई रिलेशन आगे किसी भी टॉपिक में चेंज नहीं है, बाकी ये इस टॉपिक रहेगा। वो कह रहा है भैया फिर इसमें भी क्या चेंज है? बस ये वाली लाइन यहाँ पे, और जब वो वाली लाइन बनानी नहीं तो एडी टू सेक्टर का हो थ्री सेक्टर का हो, सेम बात है। हाँ जी सेम बात है बिल्कुल। और बस यहाँ पे आपको सी आई के बाद क्या लिख देना है? जी लिख देना है, ताकि पता चल जाए थ्री सेक्टर इकोनॉमी के बारे में समझा रहे हो। सिंपल सर। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर एडी ज्यादा है, एडी ज्यादा है मतलब हम कौन से वाले एरिया में? हम इस वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे एडी वाली लाइन क्या है? ऊपर, एएस क्या है? नीचे। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ से यहाँ पे जाना है, यानी प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल, सेम वही कंसेप्ट है जो आपने पहले सीखा है, बस यहाँ पे आपको एक लाइन और वर्ड जोड़ देना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ अच्छा, कई बार एक छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है, आपको प्रूव करने के लिए दे देता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसके अंदर बस एक आधा क्वेश्चन आता है बस, ये कहता है y इक्वल टू प्रूव करो कि a बार अपॉन में होता है 1 माइनस में b। ऐसा कोई क्वेश्चन है, मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से, मैं देख के बताऊंगा, फिर कभी क्वेश्चन में डाल दूंगा जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कहता है इसको प्रूव करो, इसको। अब इसको कैसे प्रूव किया जाए? इसको कैसे प्रूव किया जाए? कह रहा है इक्विलिब्रियम पे ये वाला केस बनता है आपका। मैं बताता हूँ कैसे प्रूव करेंगे। आपको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है? हाँ जी, एडी जहां पे बराबर होता है एएस के, ये पता है आपको? ठीक।
एडी का फॉर्मूला आपको पता होगा, सी प्लस आई होता है, बराबर में एएस का फॉर्मूला पता होगा, वाई होता है। ठीक है जी, पता है। सी का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, मैंने करवाया नहीं तो मैंने रटवाया था, 2 फॉर्मूले रटवाए मैंने, याद है? हाँ जी। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? सी का फॉर्मूला होता है सी जमा में बी वाई, और आई की जगह आई लिखता हूं मैं, वाई की जगह मैं वाई लिखता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, मेरे को दिखाई दे रहा है ये वाई है, ये भी वाई है, तो एक काम करता हूँ मैं वाई वाले सारे एक तरफ कर लेता हूँ, बिना वाली वाले एक तरफ कर लेता हूँ। तो मैंने कर दिया सी जमा में आई बराबर में वाई, और ये इधर माइनस का हो गया जाके बी वाई, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब मेरे को ये बात पता है, ये जो सी है ना, अच्छा सॉरी एक गलती हो गई, ये सी अलग है और ये सी बार आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, ये जो सी बार है और ये जो आई है, ये दोनों ही वैल्यू कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। और इन कांस्टेंट को मैं लिखता हूँ ए बार, क्योंकि ए बार ही रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे कांस्टेंट को पूरे, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो मैं इसकी जगह लिखता हूँ एक बार, ए बार हो गया वाई माइनस में बी वाई के बराबर, ठीक है। अब इन दोनों में से वाई अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा वाई 1 माइनस में बी, और यहाँ पे हो गया ए बार, सिंपल। और ये 1 माइनस में बी इधर क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो ये हो गया ए बार अपॉन में 1 माइनस में बी बराबर में वाई, सिंपल जी। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला इक्विलिब्रियम लेवल का। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम कैसे निकलेगी? वो ऐसे, कांस्टेंट अपॉन में 1 माइनस में बी, बी मतलब एमपीसी, तो दिक्कत तो नहीं, आसान है। तो ये एक तरीके से प्रूव करने के लिए आपके क्वेश्चन देख लिया था मैंने एक बार, आपके एग्जाम्स में आया था, तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कैसे प्रूव करना है, ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करवाया था मैंने, नोट कर लो। और यहाँ पे खत्म होता है आपका आधा चैप्टर, मतलब थ्योरी वाले पार्ट में आधा चैप्टर, अभी 2 टॉपिक और रह रहे। और भाई मैं थक चुका हूँ वीडियो बनाते बनाते, तो एक काम करेंगे, ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ना इस चैप्टर का, उसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, और फिर न्यूमेरिकल वाले पार्ट को चालू कर देंगे, ठीक है जी। और न्यूमेरिकल वाले पार्ट में भी लगभग 2 पार्ट तो बनेंगे आपके, 2-3 पार्ट बनेंगे, ठीक है जी। तो ये वाला जो चैप्टर बहुत बड़ा है सच में, मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको पार्ट में बनाऊंगा। और पार्ट में बनाने का मतलब है कि इसमें आपको मतलब 3 या 4 पार्ट तो पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर के, ठीक है जी। तो अच्छे तरीके से, आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। कि हेट कमेंट ना मत देना कि ज्यादा बड़ा चैप्टर आपने करवा दिया, भाई इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ मिलेंगे, इसलिए मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ इसके ऊपर। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और आप अगर आप पहले से कर रखा है सब्सक्राइब आपने, ठीक है जी, तो सच बता रहा हूँ आपको दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है जी। खुश हो जाता है कि जब आप कहते हैं ना भैया हमने कर दिया सब्सक्राइब, तो दिल अच्छा हो जाता है भाई। हाँ, तो मेरा खुद का चैनल है विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स, जिस पे आप ये शायद वीडियो देख रहे होगे, तो आराम से सब्सक्राइब कर देना उसको, ठीक है। बाकी बाकी सब ठीक है। हाँ, किसी को नोट्स परचेज करें तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा उस पे करके आराम से व्हाट्सएप पे नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, टाटा बाय बाय। अच्छा, मेक श्योर करना कि ये वाले टॉपिक आपके कवर हुए हैं, अभी ये 2 टॉपिक रह रहे हैं, अब ये 2 टॉपिक जैसे ही कवर हो जाएंगे वैसे ही आपका जो पूरा चैप्टर है थ्योरी वाला पार्ट वो खत्म हो जाएगा। तो 2 पार्ट में आपकी थ्योरी बनेगी, मैं कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में ही आपके न्यूमेरिकल बने और आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, ठीक है जी। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना फटाफट, ठीक है जी, बाय बाय।